हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृति या किस संस्कृति को रखा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल की अंतर्गत जो है संस्कृति के अंतर्गत हम इसे रखते हैं, संस्कृति मानते हैं। अब देखिएगा, पाषाण काल की बात करूँ तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या हुआ करता था? शिकार हुआ करता था। और इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। तो दोनों ही आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था? तो वो था कुत्ता, जिसे मध्य पाषाण काल में क्या किया गया था? पालतू बनाया गया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। वैसे क्वेश्चन यहाँ से कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। आग की जानकारी जो है मनुष्य को पूरा पाषाण काल से थी, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने कब करा था? नवपाषाण काल में। यानी कि आग की उनके पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उन्होंने उस समय यूज़ नहीं किया था पूरा पाषाण काल में, बल्कि नवपाषाण काल में इसका यूज़ किया गया था, आग का। नवपाषाण काल से ही मानव ने क्या करना? कृषि कार्य करना किस काल से शुरू करा? नवपाषाण काल, जिसमें उसमें क्या किया जाता था? स्थायी निवास की प्रवृत्ति डेवलप हुई थी। और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुश फुट ने किया था, 1863 में प्रारंभ किया था, ठीक है। और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, इम्पॉर्टेंट है। और बिहार के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के क्या मिलते हैं? औजार भी मिलते हैं। और पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। औजारों में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो वो थी तांबा। और इस धातु का जो ज्ञान है वो मनुष्य को सबसे पहले हुआ था। चावल की खेती का साक्ष्य गोल्डी हवा, इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल में। तो ये तो हो गया भैया पाषाण काल से रिलेटेड। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो प्रथम अवस्था अभी बताया था, फटाफट आंसर दीजिएगा। वो थी पूरा पाषाण काल, और उस टाइम पे शिकार इनका मुख्य आधार हुआ करता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण की बात करें, जब शिकार करेंगे तो किसके बनते थे? पत्थर के बनाए जाते थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका आता है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आंसर ऑप्शन बी, कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो इन्होंने किया था नवपाषाण युग में, लेकिन जानकारी पूरा पाषाण से थी। उपयोग अगर जब करोगे तभी तो पता चलेगा। मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि कार्य, ऑप्शन सी, नवपाषाण। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले जो मानव था, मनुष्य था, उसने किस धातु का प्रयोग किया है? ऑप्शन बी, तांबे का। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? अब फसल भी आपसे पूछी जा रही है, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सी फसल का यूज़ किया था? किसका किया था? जौ का। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? गोल्डी हवा। और ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में, करंट प्रयागराज। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? अब यहाँ पर बात आती है सिंधु घाटी की, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है?
ऑप्शन सी कांस्य काल के, ठीक है ना, कांस्य काल आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। अब हड़प्पा की बात हो रही है तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने मिलकर इसकी क्या करी थी, उत्खनन करता या खुदाई की थी। और ये खुदाई हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और रावी नदी के तट पर ये आपका स्थान है। वर्तमान में ये पाकिस्तान की मोंटोगोमरी, ठीक है ना, मोंटगोमरी जिला है, वहाँ पर है। यहाँ से तांबे का पैमाना, तांबे की कागड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, अन्ना नागार इत्यादि स्थल प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद 1922 भी इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदाड़ो प्रमुख स्थल की खोज हुई। रखालदास बनर्जी खोजकर्ता थे। सिंधु नदी पर ये आपका लोकेटेड है और वर्तमान में भी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना ज़िला है वहाँ पर है। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा, ये कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करती हूँ मैं, यहाँ 1930 और 30 हमें फिर आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की जो खोज करता है वो है गोपाल मजूमदार। 1934 में इन्होंने खोज की थी और ये स्थान सिंधु नदी के पास है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही ये वर्तमान में है। और यहाँ से मनका बनाने का कारखाना दवात, काजल और है ना कंघा, तो ये हमारे श्रृंगार की चीज़ें कहाँ से मिली थी? चन्हुदड़ो से मिली थी। रंगपुर की बात करते हैं, रंगनाथ राव खोजकर्ता थे। 1953 और 54 में इसकी खोज की गई थी। मादर रिवर पे ये है, गुजरात का काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चावल की भूसी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो रंगपुर से हुआ है। इसके बाद आता है आपका रोपड़, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता थे, ठीक है, और 1953-55 में इसकी खोज हुई। सतलज रिवर के पास ये आपका लोकेटेड है। पंजाब का रोपड़ जिला है, ठीक है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इम्पॉर्टेंट है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य इसी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से मिला है, जो कि आपका कहाँ पर है? पंजाब। फिर आता है लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। 1955 और 62 में इन्होंने इसकी खोज करी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पर ये वर्तमान में है। गोदीवाड़ा पूछा जाता है। युग्मित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना, वो लोथल से ही प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है आप लोगों का कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर इसके खोज करता है। 1960 में इसकी खोज की। घग्गर नदी के पर है और वर्तमान में राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएँ, पकी ईंटें, अलंकृत फर्श, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। इसके बाद अगर बात करते हैं धौलावीरा, कहाँ से? धौलावीरा की बात करेंगे। जेपी जोशी उत्खनन करता है या खोज करता है। 1990 में खोज हुई। लूनी नदी के तट पर है या उसके किनारे है। गुजरात के कच्छ जिले में यह वर्तमान में स्थित है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय, वो यहीं से प्राप्त हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट है वो है बनावली। कौन सा है? बनावली, जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1973 और 74 में इसकी खोज की थी, ठीक है ना। रंगोई रिवर के किनारे पर है। मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यहीं बनावली से प्राप्त हुई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मृतकों के टीले के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो आपको बताया था। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि
2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी मानी जाती है। किसके द्वारा? तो C14 यानी कि रेडियो कार्बन C14 की विश्लेषण पद्धति मेथड्स के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि ये है 2350 से 1750 ईस्वी तक मानी जाती। ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक संदर्भ स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? गुजरात के अंदर आते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, मतलब काली बंगन आपने पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 13 का रखालदास बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14 का जल्दी बताइएगा। ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि कौन सा है, कहाँ पे है। हड़प्पा की बात करते हैं, रावी नदी है। मोहनजोदाड़ो की बात करूँ, सिंधु है। कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये घग्गर है। लोथल की अगर बात करते हैं तो लोथल भोगवा नदी पर है, न कि सतलज पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा आपको कहाँ से मिला है? मैंने बताया था कि गोदीवाड़ा, युग्मित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना, ये सारी चीज़ें आपको लोथल से प्राप्त हुई। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का। बाकी सोना, चांदी, कांसा का यूज होता था, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम जो सिक्के थे इनको क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आहत सिक्के क्या कहते हैं? आहत सिक्के। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? वो है आपका कृषि, क्योंकि आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या था? कृषि। और हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। क्या था भैया? मातृसत्तात्मक। वैसे हमारे यहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन, है ना, लेकिन अगर मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता में तो उसमें मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सभ्यता में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी? तो वो इसी में थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। हड़प्पा सभ्यता में शव को जो होते थे उनको दफनाने और जलाने की प्रथा प्रचलित थी, ये भी आपने ध्यान। और इस सभ्यता में जो भी मोहरें हैं वो अधिकांशतः किसकी बनी हुई हैं? सेलखड़ी की बनी हुई हैं। इस काल में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। माप तोल की इकाई यहाँ पर कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। ये है मतलब संभवतः, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो अब हम चलते हैं आगे। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ये आपसे पूछा गया है। 20 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अगर मैं यहाँ पे 20 की बात करूँ, हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो ये जो संबंध है वो है ऑप्शन किससे? बी से, खारवेल के राजा से। किससे है? खारवेल के। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? 21 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से है। किससे है भैया? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 22। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था?
लेख लिखने का जो काम होता था सबसे पहले वो किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान रखना है 22 का करेक्ट आंसर होगा सी, यवन शासकों ने। ठीक है ना। देखो, मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते थे। ठीक है। हिंद यवन शासकों में मिनांडर क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट था। उसकी राजधानी क्या थी भैया, साकल थी। यवन की हम बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर यानी कि मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है, ये पूछा जाता है। तो ये मिलता है भाई मिलिंद पन्हों में। किस में मिलता है, मिलिंद पन्हों। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इंडो ग्रीक या यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के तथा लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक या यवन शासकों ने सोने के सिक्के और साथ में लेख युक्त सिक्के क्या करे थे, जारी किए थे। अलग अलग ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं गर्तावास के। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 24 कालीबंगा, आपको ऑप्शन बी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। अब बात आ गई है भाई आर्यों की। आर्य सबसे पहले आकर कहाँ पर बसे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 26 का ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य कहाँ पर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। अब देखो भाई, ये क्षेत्र जो है आधुनिक पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं तो वैदिक काल का विभाजन भी 2 भागों में किया गया। एक है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। और जो मैक्स मूलर है उसने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना है। अब स्थान वगैरह क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्य है ना, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को क्या कहा जाता था, जन। कबीले के सरदार को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, राजन, जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या होती थी यहाँ पे, कुल या परिवार। कई कुल या परिवार मिलकर ग्राम यानी कि गांव बनाते थे जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर क्या बनते थे, विश होता था जिसका प्रधान विशपति होता था। तब कई विश मिलकर जन होता था जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन का 275 बार और विश का 170 बार उल्लेख है। सभा, समिति, विदत राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। परिवार क्या था, पितृसत्तात्मक। हड़प्पा में मातृसत्तात्मक था लेकिन ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय, यव अर्थात जोम मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी और इस समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का प्रचलन था। सोचिए ऋग्वैदिक में, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है।
चलिएगा, तो क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो सर्वाधिक महत्व यहाँ पे कौन थे? इंद्र हुआ करते थे। उसके उपरांत अग्नि और वरुण को महत्व दिया गया। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता है भैया? पुरंदर कहा जाता है, अर्थात किले को तोड़ने वाला। ये हिंदी में क्वेश्चन बन के आता है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो वो है सरस्वती, ठीक है ना। सरस्वती सबसे पवित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 29, ये प्रकृति की पूजा करते थे। 29 का डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। देखिएगा, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और लास्ट तक आपके सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 31 का ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है भाई? ऋग्वेद, आपने ध्यान रखना है। 32, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? अब जो ऋग्वैदिक आर्य हुआ करते थे, इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है भाई? ऋग्वेद। वैसे वेदों की संख्या है 4। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अंदर 10 मंडल 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है? जल्दी से बताओ। 34, यजुर्वेद। कौन सा है भाई? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, ये जो वेद है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे सामवेद की बात करती हूँ। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए जो है गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, सामवेद। अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम से किसका? विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। रोटी के, अगर आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, तो गेहूं के बदले में मेरे पास अगर चावल है तो मैं चावल दूँ। तो विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर देखना है। गाय का विनिमय का प्रयोग होता था विनिमय के रूप में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम राजनीतिक संस्था की बात करते हैं तो वो थी सभा। कौन सी थी? सभा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा, नदियों के नाम और आधुनिक नाम पे यहाँ पे ध्यान रखना है। आप यहाँ पर बात करते हैं नदियों के प्राचीन नाम। व्यत्यस्ता की बात करती हो तो झेलम सही है, विपासा व्यास सही है, परुष्णी रावी सही है, कुंभा जो है ना, कुंभा आपने याद रखना है, काबुल नदी को बोलते हैं, काबुल को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे घग्गर को दृश्यदती, और स्वात नदी जो है सुवासु, कुर्रम नदी को कुभू बोला जाता था, ठीक है। चिनाब नदी को अश्किनी, सतलुज को सतुद्री, गंडक रिवर को सदानीरा और गोमल जो है गोमती, ठीक है। इनको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब मैंने अभी तक आपको जो बताई हैं वो ऋग्वैदिक की बताई थी। अब बात कर लेते हैं भैया उत्तर वैदिक काल में भी आ जाते हैं, तो आंसर दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? 38 में ध्यान रखना है, प्रजापति। कौन थे? प्रजापति थे। ऑप्शन सी 38 का। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्य और जनपदों की स्थापना से थी।
राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है और इस काल में राजा का बहुत महत्व है। उसका पद वंशानुगत हो गया था, पहले ऐसा नहीं था, और पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। समित यहाँ पे क्या था, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक में कर्म पर आधारित, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति पर आधारित हो गई स्थिति। यहाँ पर देखो, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ आते आते खराब होने लगी थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर ना आता है एक जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक और यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता इसी उत्तर वैदिक काल में है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र यानी कि शिव की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिव की बात कर रहे हैं। लोहे के प्रयोग का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था वो यहीं से ही मिला था। कहाँ से मिला था? यहीं से प्राप्त हुआ था। तो अगर बात करूँ मैं उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति की बात हो रही है, यानी कि प्रजापति ब्रह्मा की बात हो रही। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक लोगों ने किस धातु की खोज की थी? उत्तर वैदिक कालीन जो लोग हुआ करते थे इन्होंने किस धातु की खोज की थी? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा या फिर चांदी? किसका जो है यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था? ऑप्शन ए लोहा आपने ध्यान रखना है, 39 का ए। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड होता है, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? संगीत विद्या का वर्णन कौन से वेद में है? 41 का करेक्ट आंसर सामवेद में। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग वेदों के अर्थ समझने, सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या है 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण वेद आपने पढ़े, वेद 4 है, वेदांग 6 है ना। और पुराणों की हम बात करते हैं, सब देखो पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? पुराण है हमारे 18। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का क्या किया गया? उल्लेख। तो आपसे पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? इनमें से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? 44। स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई थी। और यहाँ पर एक चलो, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो वो है उपनिषद। देखिएगा आपने पढ़े हैं, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण आपके 18 हैं, और अगर मैं बात करूं उपनिषद तो उपनिषद है 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के
संसार के संदर्भ में रेफरेंसेस में दार्शनिक विचारों का संग्रह इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखो दर्शन की हम बात करते हैं, दर्शन और रचयिता। तो दर्शन में मैंने कहा न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को मानते हैं। अब यहाँ पर कपिल दे रखा है ऑप्शन में, तो कपिल जो है ये सांख्य दर्शन का इनको प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पे गौतम दे रखा है, गौतम को किसका माना, सॉरी देखो पतंजलि को तो भैया यहाँ पे गड़बड़ हुई, पतंजलि जो है ये योग के हैं, सॉरी ठीक है ना। गौतम किसके हैं, न्याय के हैं। गौतम किसके हैं, न्याय दर्शन के। कपिल की बात करते हैं तो कपिल है सांख्य के हैं। जैमिनी की बात करते हैं तो जैमिनी किसके हैं, जल्दी से बता दो भाई, पूर्व मीमांसा के हैं। बादरायण भी हैं, वो उत्तर मीमांसा के हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन है, कणाद या उलूक को माना जाता है। तो ये जो दर्शन है ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, जो योग है वो पतंजलि को और न्याय का गौतम को माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अब यहाँ पे बात आ गई है जैन धर्म की। ठीक है ना, हमने सारी चीज़ों को मैं स्टेप टू स्टेप चल रही हूँ, बाकी हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। आपको पता है कि जो जैन धर्म है इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। हालांकि स्थापना उन्होंने करी, लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई है वो महावीर थे, है ना, तो इसीलिए महावीर स्वामी। अब यहाँ पे जैन धर्म आया तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि बताया भी है कि 24 तीर्थंकर थे। पहले ऋषभदेव थे, इन्हें संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया। ये त्रिरत्न समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण किस धर्म से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। महावीर जी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। ये 5 महाव्रत कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, फिर क्वेश्चन करते हैं अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें इनमें शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे। अंतिम जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, वो स्वामी जी ने जोड़ा था। जैन धर्म अनीश्वरवादी था। क्या था, ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म कैसा था, अनीश्वरवादी था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे, देखो बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। 50 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है और आंसर हो जाएगा भी ब्रह्मचर्य। बाकी इन्होंने दिए थे, बाकी जो दिए थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो आपको याद रखना है समयक तीनों में ही है। दर्शन है, दर्शन है तो आप ज्ञान है, ज्ञान से ही क्या बनता है, कैरेक्टर। तो दर्शन हो गया, उसके बाद ज्ञान हो गया, फिर चरित्र हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चरित्र यानी कि आचरण की बात हो रही है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, अब इनके जन्म मृत्यु सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर मैं इनके जन्म की बात करूँ, 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ, वैशाली कुंडग्राम यानी कि बिहार। ऑप्शन सी आपका आंसर तो हो जाएगा भाई 52 का सी। अब इनकी जो निर्वाण हुआ था वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। निर्वाण की इनको प्राप्ति कहाँ पे हुई, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में।
जन्म आपको बता दिया है। पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा थी। गृह त्याग इन्होंने 30 की उम्र में किया। तपस्थल इनका जम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे। केवल इनकी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई, ठीक है ना। और जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वो जो थे वो परित्याग कर चुके थे वस्त्रों का। जैन धर्म में कुछ संगीतियाँ भी हुई थी, जैसे कि पहली संगीति हुई थी 322 में, 322 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। कार्य क्या था? जैन धर्म 2 भाग यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी जैन संगति के दौरान ये जो है 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर? पहली 322 और 298 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में हुआ था स्थान और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। सेकेंड हुई थी 512 में वल्लभी में हुई। देव वृद्धिगणी यानी कि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। काम इसमें धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। महावीर स्वामी ने अपने जितने भी उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत। अब आता है शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शादवाद की हम बात कर रहे हैं 53। तो ये जैन धर्म आपने याद रखना है, शादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली की अगर बात करते हैं तो पहली जैन संगति आपकी कहाँ पर आयोजित की गई थी? 54। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? सो इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अब यहाँ पे बात हो रही है गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 56 लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं गौतम बुद्धा की, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु। पिता शुद्धोदन जो कि सांख्य गढ़ के प्रधान थे। माता इनकी महामाया कोलिया गढ़ की राजकुमारी। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तपस्थल इनका उरुवेला यानी कि निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान की प्राप्ति ने 35 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 में हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख, दुख समुदय, दुख विशेष और दुख निरोध, ज्ञामिनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि। प्रत्यय समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध संघ धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के रत्न हैं। बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाएं, उनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, जैसे कि जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां भी हैं। गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान 2 शाखाओं में। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकारा, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। इनके टाइम पे कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई, जैसे कि पहली राजगृह में हुई। अजातशत्रु शासनकाल में अध्यक्ष महाकश्यप 483 ईसा पूर्व। सेकेंड वैशाली में हुई। कालाशोक शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई। सर्वकामी यानी कि सब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के टाइम पे 250 ईसा पूर्व। मोगली पुत्र देश। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई। कनिष्क के टाइम पे
ईस्वी की पहली शताब्दी थी वसुमित्र के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 58 को याद रखना है। तो इनको बोध गया में उरुवेला निरंजना नदी के तट पर हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें सभी आते हैं तीनों। ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली में दिए थे। किस में दिए हैं? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? 62। ऑप्शन ए पावापुरी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजगृह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर्य सत्य की हमने बात करी है। क्या बताए हैं? किसकी बात हो रही? गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? आर्य सत्य इन्होंने कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 67 का जातक कथा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 68। अंगुतर निकाय कहाँ से मिलती है? अंगुतर निकाय से। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ। 69 का कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 69 का देखो, गंधार, तक्षशिला, ठीक है ना, और अंग, चंपा, मगध, ग्रीव्रज, मथुरा, कौशल। तो ये गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 69 का आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो मगध की हम बात करेंगे। ईशा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था महाजनपद। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय जो है मगध को ही जाता है। इसमें जो पहले वंश बना था वो था हर्यक वंश। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को वैसे माना जाता है। उसकी राजधानी ग्रीव्रज यानी कि राजगृह थी। तो यहाँ पर किस शासक को कुणिक कहा जाता है? यह आपको पहले आंसर देना है, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, अजातशत्रु। अब यहाँ पर बात करते हैं, वैसे तो वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंड प्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए भी भेजा था। बिंबिसार की जो है जो हत्या हुई थी ना सत्ता के लिए, उसी के बेटे अजातशत्रु ने जो है उस पर कब्जा किया, उसे मारकर। अजातशत्रु को इसलिए कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अब पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। देखो, सबसे पहले हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसके बेटे अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के जो लिच्छे थे उनको हरा करके रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग भी किया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्त
पर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अजातशत्रु का बेटा उदयन इनके उदयभद्र 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान के पटना की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। 72 का ए। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? शिशुनाग को। किसे है? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? 74 वैशाली। आपने ध्यान रखना है। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो ये है महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक है, इसको बोला जाता था। इसने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण करी थी और नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन सी धननंद। कौन था? धननंद। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था? किसका पूछा गया है? सिकंदर। 77 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिकंदर कहाँ का शासक था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जल्दी बताइएगा। 77 का बी क्या हो जाएगा? मकदूनिया का शासक था। अब देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था नंदवंश। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी धननंद था। अब धननंद की हम बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल की आपको पता है 16 महाजनपद। इसमें सबसे मगध इम्पोर्टेंट था। मगध की राजधानी ग्रीवरज, राजगृह और पाटलिपुत्र रही है। काशी जो दूसरा महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी रही। वत्स की कौशाम्बी है। अंग की चंपा, कौशल की श्रावस्ती ऑब्लिक हम इसी को अयोध्या या सांकेत। ठीक है, फिर आता है छठा हमारा जो महाजनपद वज्जी, विदेह व मिथिला, मल्ल, कुशीनारा व पावा, कंबोज महाजनपद राजपुर हाटक राजधानी, गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोटन या पोटली, अवंती की उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती या शोथीवती और लास्ट है पांचाल। उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल कामपिल्य। तो ये महाजनपदों की राजधानी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। मगध के उत्थान की बात करते हैं। 6ठी और 4थी शताब्दी ईस्वी में मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया और स्टार्टिंग में ग्रीवरज राजगृह है ना मगध की राजधानी रही। 4वीं शताब्दी में है ना 4थी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे मानते हैं? उदयन को माना जाता है। कल बताया मैंने, मतलब नेक्स्ट उसमें बताया था पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बृहद्रथ राजवंश सबसे पहले, इस वंश का संस्थापक था बृहद्रथ, जिन्होंने ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाया। जरा नामक राक्षसी की पूजा की, इसी कारण उसी के वरदान से उसे जरासंघ नामक पुत्र भी प्राप्त हुआ। अब जरासंघ की बात करते हैं। बृहद्रथ की मृत्यु के बाद शासक बनता है जरासंघ। पांडुपुत्र भीम के हाथों मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती में मारा जाता है। अगर आपने देखी होगी महाभारत, तो जो बृहद्रथ था उस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय। उसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को मानते हैं। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता किसको कहा जाता है? यानी कि अपने पिता की हत्या करने वाला पितृहंता अजात शत्रु, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। हर्यक वंश का पहला शासक था भट्टिय। ठीक है, पहला शासक वैसे भट्टिय था, लेकिन वास्तविक बिंबिसार को माना जाता है।
और जो बिंबिसार था इसने भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही क्या माना जाता है, इसे समकालीन बिंबिसार को। जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रोणिक मत बताया गया है। इसकी प्रधान रानी कौशल देवी थी, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह में दहेज के रूप में काशी राज्य का इसे प्रदेश मिला था। दूसरी रानी चेलन्ना जो लिच्छवी थे उनके राजा चेटक की बहन थी। तीसरी रानी छेमा पंजाब के मद्र राज्य की राजकुमारी थी, बिंबिसार की वाइफ। अवंती के राजा प्रद्योत पांडुरोग जब वो पांडुरोग से पीड़ित थे, अवंती के राजा प्रद्योत, तो बिंबिसार ही था जिसने अपने राजवैद्य जीवक को क्या करा था, उसकी चिकित्सा करने भेजा था। तो ये भी पूछा जाता है कि जीवक जो हैं, राजवैद्य जीवक, वो किसके दरबार में थे, है ना, राजवैद्य थे। तो ये भी पूछा जाता है बिंबिसार और किसे जो है भेजा था, किसने भेजा था। उसके बाद अजातशत्रु 492 ईस्वी में बिंबिसार की हत्या का राजा बनता है और भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता इसको कहते हैं। मैं बता रही हूँ सीक्वेंस से। फिर अजातशत्रु जो है इसने उपाधियाँ, कुड़िक है, वैदेही पुत्र की इन्होंने उपाधि ली थी। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को मगध साम्राज्य मिला। तो ये भी पूछा जाता है कि काशी और वैशाली को मगध साम्राज्य में किसने मिला, अजातशत्रु ने। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मखली पुत्र गोशाल को निर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के समय ही हुई। अजातशत्रु ने राजगृह की एक पहाड़ी पर बुद्ध की अस्थियों पर एक स्तूप का निर्माण भी कराया था, पूछा जाता है। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है, उदयभद्र, उसने भी अपने बाप की हत्या करी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर उदयन अपने पिता की हत्या कर सोन और गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नगर उसने बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने की और उसने नागवंश अर्थात शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। 412 से 394 ईस्वी शिशुनाग ने शासन किया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था और वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। उसके बाद कालाशुक, इसे पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है, इन्होंने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया। हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या राजधानी के पास घूमते हुए महापद्मनंद ने छुरा घोंप कर करी थी। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, जो महापद्मनंद था इसे महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। इसे सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। और महापद्मनंद पहला और घनानंद अंतिम शासक था नंदवंश का। घनानंद आता है, यूनानी इतिहासकारों ने इसे अग्रमीज नाम दिया है। तो अग्रमीज नाम किसे दिया था यूनानी इतिहासकारों ने, घनानंद को। मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसमें नंदू को क्षत्रिय कहा गया। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मंत्रों से मिलकर नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को मार डाला। मगध पर मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। ठीक है, अब मैं सीक्वेंस से चल रही हूँ इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे कुछ स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए हमें कुछ स्रोत यानी कि रिसोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। जैसे में सबसे पहले हम साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक इसमें प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना। तो अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पे। तो मौर्य साम्राज्य आपको पता है कि स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को। शूद्र, जैन और बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय, ग्रीक साहित्य में इन्हें निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया और मौर्य वंश स्टैब्लिश किया था। विलियम्स जोन्स पहला विद्वान था जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। 305 ईस्वी पूर्व में सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच उत्तर पश्चिमी भारत पर आधिपत्य के लिए एक भीषण युद्ध हुआ।
जिसमें सेल्यूकस हारा जाता है और युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों के बीच एक संधि होती है। संधि की शर्तों का जो उल्लेख है वो स्ट्रोवे ने किया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया हेरात, अराकेशिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान, पेरोनिसिडाई काबुल दिया। सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को भी भेजा था। तो पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। जैन संत भद्रबाहु के साथ मैसूर के निकट श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटका चले गए थे, जहां एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। क्या संलेखना विधि जिसे बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। ये पूछा जाता है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र चेटस, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार, पतंजलि के महाभाष्य में अमित्र घात का मतलब नाम मिलते हैं। बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुशीम को तक्षशिला तथा अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल बनाया। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक और दूसरी बार सुशीम को भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम जो कि सीरिया से थे, उसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था और मिस्र के राजा टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस सेकंड ने डायनोसिस, ठीक है, डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी हुआ करता था। तो ये तो हो गया। फिर आता है मेन अशोक। अशोक के टाइम पे एक तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग युद्ध के भीषण असहार को देखकर ही उन्होंने इतना मतलब वो दुखी हुए कि उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का संकल्प लिया और जो है उन्होंने धम्म घोष की नीति को अपनाया था। अशोक की धम्म नीति आपको पता है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ में विश्वास व्यक्त किया है, अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ों को हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि जो सिकंदर है, ठीक है ना, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78। सो 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, वितस्ता या झेलम का युद्ध, या इसी को हाइडेस स्पीच, क्योंकि हाइडेस स्पीच को ग्रीक में क्या बोला जाता है, झेलम को बोला जाता है हाइडेस स्पीच। तो इसी को हाइडेस स्पीच, वितस्ता क्योंकि झेलम का नाम वितस्ता था प्राचीन में, या हाइडेस स्पीच 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की। देखो क्वेश्चन आ रहे हैं इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले ही बताई हैं। 79 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, विलियम जोन्स, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पर ये पहला एम्परर यानी कि राज्य हुआ करता था। तो कौन सी डायनेस्टी थी, ठीक है, तो ये मौर्य डायनेस्टी ही रही है। 81 का ऑप्शन डी, किसे, धननंद को या घननंद को। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। अभी बताया है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आता है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना तो यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 और ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है, इंडिका। तो इंडिका की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है इंडिका है मेगास्थनीज की।
अब राजतरंगिणी भी पूछा जाता है, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। एक प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इसको माना जाता है, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी, कल्हण जिसके रचयिता है। मुद्रा राक्षस एक और है, जिसे चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया। जिस पुस्तक में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया, कहा गया है वृषल मुद्रा राक्षस में, जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस से नंदवंश, मौर्य वंश और गुप्त काल की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? अभी आपको चीज़ें बताई हैं तो आप बताइएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त है, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के टाइम पे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली, श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। तो सारे पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट अभी आपको बताया है, सारे के सारे क्या है भाई, सही हैं। कोई भी असत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? अमित्रोचेटस किसको कहा है? तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और साथ में देखो, यूनानियों ने तो इसे अमित्रचेटस, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार, पतंजलि के महाभाष्य में इन्हें अमित्रघात कहा गया है। अगला आता है 87। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? उसके बाद अशोक, आपको पता है 273 से 236 ईसा पूर्व अशोक ने शासन किया बिंदुसार के बाद। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम सुभ्रांगी। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोक को भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी तथा मास्की अभिलेख में क्या बुद्ध शाक्य कहा गया है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का राज्य कश्मीर तक फैला था। अशोक की रानियों में महादेवी, तिष्य रक्षिता और कारुवाकी का नाम आता है। सिंहली परंपरा के अकॉर्डिंग अशोक के बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा विदिशा के श्रेष्ठी पुत्री महादेवी से उत्पन्न हुई। अशोक के अभिलेख में उनकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ, हालांकि उसने 273 ईस्वी में ईसा पूर्व में सत्ता पर कब्जा किया। कल्हण के अकॉर्डिंग अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना करी, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अशोक के कुछ नाम हैं या उपाधियों की बात करते हैं। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टू, उदयगोलम अभिलेख में मिलता है। राजकीय उपाधि देव नाम प्रियदर्शी। कलिंग युद्ध आपको बता दिया है। और अशोक के द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु में महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी को श्रीलंका क्षेत्र में भेजा गया। मझांती को कश्मीर और गंधार भेजा गया। मंझिम को हिमालय भेजा गया। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया। रक्षित को बनवासी में भेजा गया। सोन तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि भेजा गया था। महारक्षित को यवन देश भेजा गया। धर्म रक्षित को फिर से अपरांतक भेजा गया और महादेव को महिष मंडल। तो ये कुछ धर्म प्रचारक जिनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था इनके द्वारा। इनके ना बहुत सारे अभिलेख भी हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? इनके शिलालेख अभिलेखों की अगर मैं बात करती हूँ तो इनके अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखो, अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किया था, पूछा जाता है। शिलालेखों के माध्यम से राज्यादेशों तथा उपलब्धियों को संकलित किया गया, जिनमें वे जनता को संबोधित करते। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंटलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक का दिल्ली टोपरा लेख को पढ़ा था। अशोक के लेख जो अभिलेख है उनकी भाषा प्राकृत है।
अशोक के अभिलेख अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी 4 लिपियों में है। मानसेहरा, साहब है ना, साहबाजगढ़ी से खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। अब वृहद शिलालेख में सबसे पहले साहबाजगढ़ी से, पेशावर पाक से जो मिला है पाकिस्तान से, खरोष्टी लिपि में। मानसेहरा हज़ारा स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ से खरोष्टी लिपि। कालसी देहरादून उत्तराखंड ब्राह्मी लिपि। गिरनार जूनागढ़ गुजरात ब्राह्मी लिपि। एरुगढ़ी करनूल, ठीक है ना, शिलालेख मैं नाम बता रही हूँ। जो एरुगढ़ी शिलालेख है वो करनूल आंध्र प्रदेश से मिला है, बुस्ट्रा फेदन लिपि में है। धौली शिलालेख पूरी उड़ीसा से मिला है, ब्राह्मी लिपि में है। जौगढ़ जो शिलालेख है वो गंजाम उड़ीसा से मिला है, जो ब्राह्मी में है। सोपारा ठाणे महाराष्ट्र में, जो कि ब्राह्मी में है। अब यहाँ पर अशोक के किस शिलालेख ठीक है, किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। अब देखो, पहला शिलालेख कहता है पशु बलि व सामाजिक उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध, सभी मानव मेरी संतान की तरह। ये पूछा जाता है कि ऐसा अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी मानव मेरी संतान की तरह है, या पशु बलि व सामाजिक उत्सव समारोह पर प्रतिबंध की बात जो है कौन से शिलालेख में कही। तो ये पहले शिलालेख में कही गई है। दूसरे में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य, सत्य पुत्र एवं केरल पुत्र यानी कि चेर का उल्लेख मिलता है दूसरे में। तीसरे में माता पिता का सम्मान करना, राजकीय अधिकारियों यानी कि युक्त रज्जु को प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें वर्ष दौर का आदेश कराना, ये तीसरे में। चौथे में क्या, धम्म की नीति के द्वारा अनैतिकता, ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जा सके। भेरी नाद यानी कि रणघोष के स्थान पर धम्म घोष का उद्घोष, ये कहाँ पर कहा गया है, चौथे शिलालेख में कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं 5वें शिलालेख। इसमें पहली बार अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था की जानकारी इसी 5वें शिलालेख में है। छठा शिलालेख धम्म महापात्रों के लिए आदेश लिखे हैं। अशोक ने इसमें कहा कि राज्य कर्मचारी अधिकारी उससे किसी भी समय राज्य के कार्य के संबंध में मिल सकते हैं। 7वें में कहा गया सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है 8वां, अशोक की धर्म यात्राओं की जानकारी, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का वर्णन 8वें शिलालेख में मिलता है। यहाँ पर आया है 9वें में धम्म समारोह की जानकारी, नैतिकता पर बल दिया गया, इसमें धम्म मंगल का श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देना, राजा और उच्च अधिकारियों को आदेश है कि हर क्षण प्रजा के हित में सोचें। 11वें में क्या कहा गया है, इसमें धम्म दान को श्रेष्ठ बताया गया है। 12वें में यह संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता रखने का निर्देश देता है तथा सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात करता है। अब यहाँ पर आता है 13वां, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें युद्ध के स्थान पर धम्म विजय का आह्वान है, कलिंग युद्ध की जानकारी है, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन डी। एक और है 14, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। ये 2 पृथक शिलालेख हैं जो कलिंग में लगाए गए हैं। इनमें कलिंग की समस्त जनता को पुत्र पुत्रियों के समान कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, सांख्य एवं अशोक नाम मिलता है। देखो इनके ना अशोक के बहुत सारे लघु शिलालेख हैं, जैसे ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटका में, भाबरू जिसे बैराट भी बोलते हैं, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा 1840 में की गई थी। सहसाराम ये बिहार में है, गुर्जरा एमपी के दतिया में है, रूपनाथ एमपी के जबलपुर में है, मास्की कर्नाटका के रायचूर में है, गरगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के करनूल में है, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के करनूल में है, अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, गोपीमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के पास है, जटिक रामेश्वर कर्नाटका के ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में है, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में आता है,
पाल किंगडू की बात करते हैं, गोबी मठ से 4 मील की दूरी पर आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि नाम किस में मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मास्की में मिलता है, ठीक है, मास्की में मिलता है, 90 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामेक में प्राप्त हुआ है। अभी यहाँ पर बात करते हैं सरेगोना, कौन सा हो जाएगा 91 का, ऑप्शन ए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, जल्दी बताइएगा। तो अशोक के लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश संघ भेद रोकने संबंधी आदेश है। सारनाथ उत्तर प्रदेश संघ भेद रोकने संबंधी आदेश है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी प्रयागराज के स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसमें रानी का अभिलेख भी कहा गया है। रुम्यनदेही स्तंभ लेख नेपाल की तराई में है, इसमें अशोक की धर्म यात्रा का वर्णन है। अशोक का सर्वाधिक छोटा अभिलेख रुम्यनदेही है, विषय आर्थिक इसका रहा है। निगाली सागर स्तंभ, ये स्तंभ लेख मूलतः कपिल वस्तु में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, जल्दी से बताइएगा। तो ये किया गया है 7 भागों में। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है। तो वही धम्म का, अभी आप पढ़ते हुए ही धम्म में आ रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात पूछ रहा है वो आपसे। तो देखो, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवादशुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो ये तीनों ही सही हैं, इनमें असत्य कोई भी नहीं है। मौर्यकाल में विष्टि किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर मौर्यकालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात हो रही है। तो मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से। इनका जो साम्राज्य का विभाजन भी होता है, साम्राज्य के प्रांत, आहार, उसके बाद स्थानीय, फिर द्रोणमुख, खरवटिक, संग्रहण और ग्राम। लेकिन आपसे पूछा गया कि विष्टि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, विष्टि निःशुल्क श्रम को कहते हैं, निःशुल्क श्रम को विष्टि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 आपका आता है 98। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। 98 पुष्यमित्र शुंग के, किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन ये थे, इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, शुंग, देखो उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की क्या करी थी, नींव डाली थी। पुष्यमित्र जो था वो बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था और पुष्यमित्र शुंग को मगध में ब्राह्मण राज्य स्थापित करने, ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। पाटलिपुत्र और विदिशा शुंग वंश की राजधानी रही हैं और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पतंजलि इन यज्ञों के पुरोहित हुआ करते थे। भरहुत स्तूप का निर्माता पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है उनका बेटा अग्निमित्र शासक बना। शुंग शासक भागभद्र के समय में ग्रीक राजदूत हेलियाडोरस आया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है ना, गरुड़ स्तंभ लेख बेशनगर विदिशा एमपी में है। संस्थापक हेलियोडोरस है। भाषा प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि रही है। ये भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। यही हिंदू धर्म से रिलेटेड पहला प्रस्तर स्तंभ है। तक्षशिला का निवासी हेलियोडोरस यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हुआ करता था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, आपसे पूछा गया, जल्दी से बताओ। 99
ऑप्शन ई पुष्यमित्र शुंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? ऑप्शन सी सातवाहन। ठीक है ना। कंटिन्यूस वीडियो आने वाली हैं। आप बीच में मैं घर चली गई थी तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। अभी आपको जो है कंटिन्यू मिलने वाले हैं सेशन। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें ऐसे ही बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।